Hello students, fine. So today we want to discuss electromagnetic induction और इसमें हम क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो 1 मार्क में 2 मार्क में आपके पास आते हैं. पूरा चैप्टर हमारा हो गया. कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी कर ली थी और इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो बेटा इसमें मैं शुरू में ही बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आंसर्स भी मिल जाएंगे. इसलिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर रीड आउट करूँगी और फिर हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे. और आप भी कोशिश क्या करिए कि पहले डिस्क्रिप्शन में से आप शीट लेकर के खुद ट्राई करिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की और उसके बाद आप वीडियो देखिए, अंडरस्टैंड करिए और सॉल्यूशंस इसके नोट कर सकते हो. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर in the form of a tightly bound solenoid is connected to DC source and carries a current. If the coil is stretched, will the current increase or decrease? क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एक कॉइल है, इस कॉइल को क्या किया हमने डीसी सोर्स के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया. अब आपसे ये पूछा है कि अगर इस कॉइल को पकड़ के खींच देते हैं तो करंट की वैल्यू, मान लो यहाँ पर हमने एमीटर लगाया है, तो वो जो एमीटर की रीडिंग है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. कैसे सोचोगे? आप कहोगे कि बीजी इसमें तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ. क्यों भी? देखो क्या हुआ, जब आपने बेटा पकड़ के इसको खींच दिया तो क्या हो गया, लूज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो गई. बेटा जब आप करंट पास कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो बीच में ब्रेक नहीं आ गया, तो उसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो गई. एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज टू अपोज द कॉज. कॉज क्या है, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसलिए क्या होगा, उसको अपोज करने का मतलब कि करंट विल इंक्रीज. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि व्हेन कॉइल इज स्ट्रेच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लीक्स थ्रू द गैप्स बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट्स एज पर लेंज़'s लॉ. Induced EMF opposes the decrease in magnetic flux, thus more current is drawn from the source. Now the second question. A solenoid is connected to a battery so that steady current flows through it. इसी तरह से हो गया. If an iron core is inserted in the solenoid, अब वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर आयरन कोर डाल दी तो विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज. अब उल्टा हो जाएगा, है ना. क्या कि अब व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड तो उससे क्या हो गया बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज. अब इंक्रीज को क्या करना है, अपोज. सो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा. तो इसलिए क्या कहेंगे, when iron core is introduced in the solenoid, magnetic flux linked with solenoid increases, thus induced EMF opposes the increase in magnetic flux, hence current through solenoid decreases. क्योंकि बेटा magnetic flux किस वजह से है, करंट से. तो इसलिए जब magnetic flux की इंक्रीज को अपोज करना है तो करंट डिक्रीज होगा, जब magnetic flux की डिक्रीज को अपोज करना है तो करंट इंक्रीज होगा. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आई. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, थर्ड. कंसिडर ए मेटल रिंग kept on top of a fixed solenoid carrying current I. The center of ring coincides with the axis of solenoid. If the current in the solenoid is switched off, then what will happen to the ring? तो इसमें भी ये चीज़ है कि ये रहा सोलिनॉइड
इस सोलिनॉइड को किसके साथ कनेक्ट किया बेटा? बैटरी के साथ। और यहाँ पर हमने क्या ली है? रिंग। और हमने कहा कि ये जो रिंग है इसके ऊपर यूं रखी ऐसे करके। कंसिडर ए मेटल रिंग। अब फिक्स की है, सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट ऐसे नहीं होगी तो कार्डबोर्ड के अंदर डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पर हम बैटरी लगा दें वन वे की, तो जब तो की करंट पड़ा है तो ये इस तरह। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसमें से की निकाल दे, करंट इज स्विच्ड ऑफ, तो रिंग को क्या होगा? हाँ जी, इसका उल्टा हमने किया हुआ है, तो इसमें होगा रिंग विल रिमेन स्टिक टू दिस सोलिनॉइड। क्यों बच्चे? क्योंकि देखो पहले इसमें से करंट पास हो रहा है ना, हो रहा है। तो जब करंट पास हो रहा है तो इसके ऊपर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है मेटालिक रिंग के साथ। अब जब आप इसको ऑफ कर दोगे करंट को, तो वो उस डिक्रीज को क्या करना है? अपोज करना है, इसके वो क्या रहेगी? उसके साथ स्टिक रहेगी। देखो क्या कह रहे हैं हम, when current is switched off, magnetic flux linked with the solenoid and ring decreases. ठीक है ना? Current is induced in the ring in such a direction that the two attract each other. अब next problem है, two identical loops, one of copper and another of aluminium, are rotated with same angular speed in the same magnetic field, in which case induced EMF and in which case induced current will be more and why. तो बेटा लूप में पहली बार what is the expression for induced EMF? It will be NBA omega. हमने क्या लिया है कि जब एक लूप जो है, टू आइडेंटिकल लूप्स, अगर एक ही लूप की बात कर रहे हैं तो एन नहीं लोगे, तो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास किसके बराबर आ जाता है? बी ए ओमेगा के बराबर आ जाता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसमें लेनी है तो एन आ जाता है। लेकिन अब इसमें क्या कहा उसने? दो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है दैट मीन्स ए की वैल्यू सेम है, एन भी सेम है, दे आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर स्पीड, ओमेगा भी सेम है, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी भी सेम है, तो हर एक चीज सेम है। सो इसका मतलब क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप विल बी सेम इन बोथ द केसेस। अब आगे बात आई करंट की। आई इंड्यूस्ड करंट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब जिस कॉइल की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से करंट ज़्यादा आएगा। तो अब किसकी रेजिस्टेंस कम है? कॉपर की। कॉपर की रेजिस्टेंस कम है एल्यूमिनियम से, सो दैट मीन्स इंड्यूस्ड करंट विल बी मोर इन कॉपर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम क्या कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईच लूप ई इज सेम because value of BA omega is same for both the loops, but induced current will be more in copper loop because resistance of copper loop is less. Now the next fifth question is, recently NASA tested a power generation system that involves connecting a small satellite to the space shuttle with a conducting wire several miles long. क्या कहा है कि नासा ने एक बेटा पावर जनरेशन सिस्टम टेस्ट किया है। उस सिस्टम में उन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट लिया, स्मॉल सैटेलाइट टू द स्पेस शटल, और उसके साथ क्या है, विद ए कंडक्टिंग वायर सेवरल माइल्स लॉन्ग। तो एक्सप्लेन हाउ सच ए सिस्टम कैन जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। याद है हमने ये बात की है मोशनल ईएमएफ की, कि अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो और इसके अंदर अगर आप कोई भी कंडक्टर, याद है ना हमने लिया था, रोटेट कर रहा है ना, या मूव कर रहा है, ऐसे अगर मूव भी करता है
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हो रही है, VBL, है ना। तो अब अगर L क्या है इसमें, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, तो नेचुरली वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमने लेंथ बहुत ज़्यादा ले ली और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले रही हैं और स्पीड भी ज़्यादा ले रही हैं, तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी सो मच दैट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी रियली द लीड टू द पावर जनरेशन। तो हम क्या कहते हैं, एज द शटल ऑर्बिट्स इट मूव्स थ्रू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया ना, क्या कर रहा है, शटल ऑर्बिट में यू मूव कर रहा है, तो इट मूव्स थ्रू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट हाई स्पीड। ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर मूविंग थ्रू फील्ड कैन जनरेट an induced EMF E is equal to BBL. For large value of speed and length, induced EMF can be large enough to provide substantial electric power. तो इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि भाई जब वो इस तरह से हमने वो पहिए वाला नहीं बात की थी, किस तरीके से ये है, तो ये लेंथ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही कि नहीं, तो वो वाला पॉइंट इसमें आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, will the induced EMF developed in a conductor when moved in a direction parallel to magnetic field? एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होती है, when change in magnetic flux takes place. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बॉडी ऐसे मूव कर रही है, जैसे ये देखो ये फील्ड लाइंस है ना, अब अगर बॉडी इस फील्ड लाइंस के अंदर यूं आगे को मूव करे चले, मोशन इस डायरेक्शन में हो, तो वो फ्लक्स को कट थोड़े कर रही है, तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। सो नो ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा जब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से 1-1 मार्क में आए, तो आपने उसमें क्रिस्प आंसर देना है। आंसर शुड बी ऑफ 1 or 2 lines, more, not more than that. Now the next question is question number 7. A coil of inductance 5 Henry and resistance 20 ohm. An EMF of 100 volt is applied to it. What is the energy stored in the magnetic field when the current has reached its final steady value? हमारे पास क्या है, ये एक coil है. This coil has got value of inductance L 5 Henry, value of resistance that is 20 ohm. अब इसको जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ जिसकी ईएमएफ है 100 वोल्ट। तो हमने इसमें बेटे ये बताना है कि व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो आपको पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड देन इंडक्टेंस विल नॉट प्ले एनी रोल। तो इसका मतलब इसमें आई मैक्सिमम करंट किसके बराबर आएगा, सिंपल E बाय आर, बिकॉज इस मोमेंट पे L का कोई रोल नहीं है। तो EMF is 100 volt, R resistance is 20, so that means the maximum steady current flowing through this circuit is 5 ampere. तो अब एनर्जी स्टोर कितनी होगी, एनर्जी स्टोर कब होगी, when the current will rise from 0 to 5 ampere. उतनी देर में certain amount of work is required to increase the current from 0 to 5 ampere, which is stored in the form of energy. तो ये क्या बन गया, half of L that is 5, I that is 5 का square, तो it is 125 by 2, 125 by 2 means 62.5 joule. तो क्लियर हो गया कि इसमें हमने पहले हाई मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फिर देख लिया कि 0 से उस करंट तक जाने के लिए जो वर्क होगा that will be the energy stored. Now question number 8. Name the physical quantity
which is measured in Weber. तो अब इसमें सिंपल वन वर्ड ही आंसर होगा. वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो आप सिंपल दोगे कि फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज सेल्फ इंडक्शन of an air core inductor increases from 0.01 millihenry to 10 millihenry on introducing an iron core. What is the relative permeability of the core? अब इसमें हम एक coil की बात कर रहे हैं. You know the expression for self inductance of the solenoid, straight solenoid or the coil. तो उसमें ये बात है कि आपके पास ये solenoid है, राइट. इसमें एयर कोर जब है तो L की वैल्यू है 0.01 मिली हेनरी. उसके बाद इसके अंदर आयरन कोर ले ली तो इंडक्टेंस की वैल्यू जो पहले 0.01 मिली हेनरी थी उससे इंक्रीज होके 10 मिली हेनरी हो गई. तो इसकी वजह क्या हुई है? आपके पास जब L था, L क्या था? म्यू नॉट N स्क्वायर AL. तो L डैश क्या है? म्यू नॉट म्यू R N स्क्वायर AL. ये आपको बताने के लिए. लेकिन जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम सीधा इसमें लिख दोगे कि म्यू आर विल बी L डैश बाय L. कि जो वैल्यू इंडक्टेंस में इंक्रीज हुई है किसकी वजह से? रिलेटिव परमेबिलिटी की. तो ये आपके पास आ गया 10/0.01. तो इट विल बी 1000. तो रिलेटिव परमेबिलिटी है इसलिए इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज इट पॉसिबल टू मेक ए प्योर इंडक्टर? तो हमारा आंसर होगा नो. लेकिन सिर्फ नो लिखने से आंसर साथ में क्या लिखोगे? बिकॉज कंडक्टिंग वायर मस्ट हैव गॉट सम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. कि जो आपने कॉइल बनानी है वो कॉइल बेटा अब किसी ने, आप क्या कर रहे हो, एक वायर है आपके पास, आपने उस वायर को कॉइल की फॉर्म दे दी, ठीक है ना. लेकिन अब उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू है. तो इसलिए फिर प्योर इंडक्टर कैसे आएगा? उसमें आर आएगा ही आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 2 coils with self inductance L1 and L2, M being the mutual inductance of 2 coils are connected in parallel. यानी कि ये एक इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस है L1, ये दूसरा इंडक्टेंस है, इसकी इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस है L2 एंड दे आर कनेक्टेड टू पैरेलल. हमने ऑलरेडी किया है तो और हमने वैल्यू निकाल ली थी कि L कम्स आउट टू बी L1 L2 ओवर L1 प्लस L2. लेकिन वो तब है इफ यू आर निगलेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू. क्योंकि देखो बेटा जब आप 2 कॉइल्स को इस तरीके से ले रहे हैं, हर एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस होगी लेकिन उनके साथ साथ इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो आएगी. तो अब मैंने आपको ये कहा है कि दोनों कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है और M उसमें क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस. फिर L की वैल्यू जो है पैरेलल में क्या बनेगी? इट विल बी L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M. ये आपने लर्न करना है. पूरी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें ये बन जाएगी L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M. अब आप देख लो अगर म्यूचुअल इंडक्शन को आप कंसिडर नहीं करते, उसको 0 कर देते हो तो LP बन गया L1 L2 ओवर L1 प्लस L2. Now question number 12 is 2 long coaxial solenoids each of length L. Outer solenoid has an area of cross section A1 and inner has A2. N1 is number of turns of the outer
whereas n2 is number of turns of the inner, show that m is less than L1 L2 under the root. पहले ये देखिए प्रॉब्लम क्या है. ये इसमें इस तरीके से, तो नेचुरली बेटा दोनों की एक्सिस सेम है. कोएक्सियल सिलेंडर इस तरीके से दो आपके पास आ गए. मान लो ये इनर वाले को ए कह लो, बाहर वाले को बी कह लो, या ठीक है. तो अब दोनों की आप, एक तो ये दिया पी और क्यू कह लो बेशक, फिर ए एरिया से नहीं भी कंफ्यूज करना. तो दो सिलेंडर है पी और क्यू, एल हर एक की लेंथ है. अब जो आउटर सिलेंडर है, सॉलिनॉइड है, आउटर क्यू, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए1. ए1 किसका है? क्यू का. और जो इनर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए2. अब जो आउटर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n1, और जो इनर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n2. अब आपने क्या शो करना है कि जो m म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज लेस देन L1 L2 अंडर द रूट. कैसे शो करेंगे? आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, लेंथ हर एक की बता दी है, और नंबर ऑफ टर्न्स बता दी है. सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम दोनों के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ले ले. अब हम आउटर के लिए 1 लिख रहे हैं, तो आउटर के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितनी बनेगी? म्यू नॉट n1 स्क्वायर a1 इंटू एल. ठीक है ना? दिस विल बी फॉर द आउटर सिलेंडर. अब इनर सिलेंडर के लिए बेटा म्यू नॉट n2 स्क्वायर a2 l, क्योंकि लेंथ उसने दोनों में सेम कही है, तो इनर की आ गई. अब इनमें m म्यूचुअल इंडक्शन लिख लेते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में आनी है, तो वो कितनी बनेगी? म्यू नॉट n1 n2, और उसमें बेटे आपको नेचुरली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है इनर का ही लोगे ना, a2 इंटू एल. तो अब आप देखिए, अब क्या करना है? L1 L2 ले लो. L1 L2 क्या बन जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर a1 a2 l स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर a1 a2 l स्क्वायर. तो बेटा L1 L2 अंडर रूट ले लो. क्या आ गया? म्यू नॉट n1 n2 l a1 a2 अंडर द रूट. ठीक है. अब क्या करो? m अपॉन L1 L2 अंडर द रूट ले लो. m क्या है? म्यू नॉट n1 n2 l a2, और L1 L2 अंडर रूट क्या है? म्यू1 n1 n2 l a1 a2 अंडर द रूट. तो ये तो कैंसिल ही हो गया. तो ये बन गया बेटा a2. a2 को मैं ऐसे ना लिख लूं, कोई फर्क नहीं ना पड़ना. दैट मीन्स इट इज a2 a2 a1 a2 होल अंडर द रूट, है ना. तो a2 से a2 कैंसिल हो गया, तो इट इज a2 बाई a1 अंडर द रूट. अब a2 क्या है? लेस देन a1, so that means naturally a2 by a1 under root will be less than 1. So it means that m is less than under root L1 L2. अरे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहीं से तो आता है बेटा. m कभी भी L1 L2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि याद है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज m अपॉन L1 L2 अंडर द रूट. अगर आप कह देते हो m is greater than L1 L2 under root, that means coefficient of coupling will become greater than 1, and that is not possible at all.
के की मैक्सिमम वैल्यू टाइट कपलिंग में भी क्या हो सकती है, 1। सो इसलिए इसमें हमने सिंपल दोनों ले लिए, तो दोनों की पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस ले ली, फिर उनमें म्यूचुअल ले ली, उसके बाद हमने जो पूछा है उसके हिसाब से L1 L2 का प्रोडक्ट ले लिया, मैथ सीखी है, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लाने के बाद रेशियो ले ली, तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया। सो बेटा प्लीज़ ये आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन जो असाइनमेंट पेज है वो मिलेगा, आप उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और वीडियो में मैंने उन सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आपको ये हेल्पफुल होंगे। ये नहीं कि एग्ज़ाम में कोई यही क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन इसी तरीके के आने हैं। किस तरीके से आपने देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, हाउ वी हैव टू अप्लाई लेंज़'s लॉ, सो ऑल दीज थिंग्स which will be very very much beneficial to you to solve other problems. So please comment in comment box. Thank you.